हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एपिसोड नंबर 12 में स्वागत है गाइस। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा धीरे धीरे स्लो पढ़ेंगे, है ना। और आज का ये लेक्चर प्लानर है जिसके अंदर हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जो हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और लॉरेंस फोर्स मतलब कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों को मिला के वो वाला पढ़ेंगे। उसके बाद वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स को आपको तीन तरीके से समझाएंगे, है ना। इसको तीन मेथड से आपको समझाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारा जितना बात है, ये सारा जितना बात इसके अंदर भी तीन केस है। उसके बाद मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कंबाइन करके, तो जितना भी आपको बात यहाँ पर दिख रहा है ये सारा इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, एफ मैग्नेटिक बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आपको बस एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते कंटिन्यू करते हैं ये वाले को, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग पिछले बार क्वेश्चन दिए थे, है ना, उसका तुम तो कमेंट नहीं की थी, यही कमेंट की थी। तो उल्टा सीधा बहाना बनाती है। तो अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसी के ऊपर, मतलब जो हम लोग कर रहे थे ना पिछले बार, कितना किए थे उसमें, 2 ही केस किए थे ना शायद, ठीक है। रूल एक ही फॉलो करो, रूल तो ऐसे दो है, एक है तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक है राइट हैंड पाम रूल। तो मेरे हिसाब से तुम वही यूज करो, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। हाँ बोलो ना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल शायद हमको लगता है उसी को बोलता होगा, क्या बोलते हैं वो जो है ना निकालने के लिए थंब रूल, वही वाला शायद होता होगा। राइट हैंड रूल तो कहीं ऐसे यूज़ नहीं होता है। देखो राइट हैंड के रूल के अंदर बहुत सारा आता है। एक तुम्हारा आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, सुन लो, देखो ये जो राइट हैंड है ना इसको बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, और एक मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, फिर एल मतलब रूल, है ना। और एक तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नाम सुनिए हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका भी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड, लेकिन तरीका अलग अलग है सब में, ठीक है। तो तुम राइट हैंड कौन सा वाला बोल रही हो वो जस्टिफाई करना, तरीका सब में अलग अलग है। जैसे ये है राइट हैंड पाम रूल, तो जब बोला जाए पाम रूल तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। जब बोला जाए राइट हैंड थंब रूल तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और जब बोला जाए राइट हैंड थंब रूल एक और बोलते हैं हम लोग, तो वो होगा तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। तुम कब कौन सा यूज करो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सब में अलग अलग, ये नहीं कि किसी में सिमिलरिटी है, सारा अलग अलग, मतलब लगाने का तरीका है राइट हैंड, लेकिन किसी में कर्ल करना है, किसी में अलाइन करना है, अलग अलग चीज़ है ना। कर्ल और अलाइन समझाए थे, कर्ल करने का मतलब ऐसे उंगली घुमाना, और अलाइन करने का मतलब ऐसे रखना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कर्ल नहीं करेंगे, इसमें अलाइन करेंगे। क्या है ये देख लो, रूल देख लो पहले तब अप्लाई होगा। यहाँ पर ये अंगूठा होता है और ये मेरा 4 उंगली है ना, किसका, राइट हैंड का, और ये होता है फिर पाम, ठीक है। तो ये पाम देखो, ये जो 4 उंगली है इसको हम लोग हमेशा अलाइन करते हैं किसका डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो अंगूठा है उसको रखते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चार्ज का। लेकिन किस चार्ज का वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज, या फिर ऐसा बोलो कि करंट। पॉजिटिव चार्ज और करंट एक ही बात होगा। तो तुम्हारा जो ये पाम है, पाम हथेली, हथेली किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको हम लोग अभी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पर केस लेते हैं, है ना। कितना केस हुआ था, 1 2 हुआ था ना, 2 हुआ था। ये तीसरा देख लो, 2 वाला देख लो, हाँ केस 2, केस समझ लो उसको, है ना। दूसरा केस देखो, उसमें देखो ए बाबू है, यहाँ देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही क्यू वी साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर जैसे ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया रहेगा, है ना। जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड अभी बना के दिखा रहे हैं, देखो जैसे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये पिछले क्लास में दिया गया था ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। और इसमें हम लोग एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, किस तरफ था, वेलोसिटी इस तरफ था ना शायद उसका, कि इधर था, वेलोसिटी किस तरफ था, इस तरफ दिए थे या उस तरफ दिए थे वेलोसिटी, उस तरफ, अच्छा तो इस तरफ इसका वेलोसिटी है मान लो। तो हमसे बोला है कि बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ठीक है, हैं देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 4 उंगली किस में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, तो 4 उंगली ऐसे रखे, और अंगूठा कहाँ रखना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो ये अंगूठा तो रखाएगा ही नहीं ना, क्योंकि चार्ज तो ऐसे हो जा रहा है, नहीं रखा पाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पढ़ो ठीक से, तुमको रखना है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, और ये तो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और तुमको पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है करंट उसके उल्टा फ्लो करता है, यानी कि तुम यहाँ पर क्या मान लोगी, पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी। तो अब कैसे रखोगी देखो, तो
चार उंगली ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी तो नहीं रखा रहा है, देखो ये ऐसे होना चाहिए, नहीं रख सकते, ऐसे थोड़ी रख सकती हो, इसको ऐसे रखना है, ये दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए 90, देखो ऐसा दिखना चाहिए हाथ, लेकिन तुम्हारा हाथ क्या हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, देखो बता रहे हो उसका रीजन। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, जहां पर साइन थीटा किसके बीच का एंगल है बताओ, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है बताओ, क्यू बोल रही है, अरे भाई साहब इसका खून कर देना चाहिए, अरे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल होगा ना, फांसी चढ़ा देना चाहिए इसको तो तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थीटा जो है, देखो वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, क्या है कि नहीं रिया, तो यहाँ थीटा कितना लेंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा 0 आएगा। तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 है इसीलिए तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। भाई जब मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं तो उसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, देखो ऐसे रखी और ये ऐसे करना पड़ रहा है इसको, तो तुम ऐसे कर दी तब तो गलत हो रहा है, फिर ये ऐसे रहना चाहिए परपेंडिकुलर, या तो ऐसे कुछ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बट अलाइन नहीं हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, समझ आया ये, ठीक है। तो अब हम लोग और केस लेते हैं, है ना। इस केस में मतलब कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था एंड वेलोसिटी था, दोनों आपस में क्या था बोलो, पैरेलल था कि नहीं बताओ, दोनों पैरेलल था, तो थीटा कितना हो रहा था 0 डिग्री, है ना। अभी तुम लोग ये लिखी हो, ये वाला तुम नहीं लिखी हो, लिखो उसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट केस जल्दी से लिखना तुरंत। देखो केस हम लोग 3 देखेंगे, है ना, केस 3 मतलब कि अभी हम पहले बनाएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। ये केस 3 भी सिमिलर रहेगा, देखो ये जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, और यहाँ पर हम लोग चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, उसको एज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी, ठीक है। अभी देखो तुम अब तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ही दिया है, उस तरफ नेगेटिव था तब ना ऐसे कर दिए थे उसको, लेकिन इस समय तो पॉजिटिव चार्ज ही दिया और किधर जा रहा है इस तरफ, तो कैसे किधर होगा मैग्नेटिक फोर्स, इस केस में किधर होगा बताओ, इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है क्यू वी बी साइन, और यहाँ थीटा कितना है देखो, तो वेलोसिटी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना हो रहा है 180 दिख रहा है, तो यानी कि तुम लोगे 180, तो कितना आएगा मैग्नेटिक फोर्स 0। और देखो इसमें रूल भी नहीं लगेगा, देख लो 4 उंगली ऐसे रखोगी, अंगूठा कहाँ रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे नहीं ना करोगी, ये तोड़ दोगी उंगली क्या तोड़ के हाथ में ले लोगी नहीं ना, तो इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इसीलिए 0 आ रहा है क्योंकि हो ही नहीं है ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ हम लोग एक और केस लेते हैं, केस नंबर 4, ठीक है। इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और चार्ज ऊपर जा रहा है, चार्ज जा रहा है ऊपर v वेलोसिटी से। अभी तुमको बताना है मैग्नेटिक फोर्स, बहुत आसान है ये भी, देखो कैसे करना है। 4 उंगली कहाँ रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर, तो ऐसे रखोगी 4 उंगली, और चार्ज कहाँ जा रहा है ऊपर, तो अंगूठा ऐसे ऊपर और ये ऐसे, तो पाम कहाँ आ रहा है, पाम मेरे तरफ आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है पाम मेरे तरफ, तो यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा इस तरफ। और इस बार देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो ऐसे चार्ज का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो जब तुम मैग्नेटिक फोर्स निकालोगी तो लिखोगे क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा क्यू वी बी, तो मैक्सिमम आएगा। तो जनरली जितना केसेस बनता है वो मैक्सिमम वाला ही बनता है, ठीक है। अब इसका और 10 तरह, इसी को और 10 तरीके से देख सकती हो तुम। मान लो कि मैग्नेट, देखो तुम्हें सुनो देख लो यहाँ, मान लो कि इसी केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट मान ले, इन्वर्ट तो इन्वर्ट मान लेंगे तो क्या होगा, मान लो इन्वर्ट मान ले, तब भी आंसर वही होगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। मान लो इन्वर्ट मान लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी इन्वर्ट हो गया, तो इन्वर्ट का मतलब 4 उंगली ऐसे करोगी और चार्ज का वेलोसिटी कहाँ ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हो गया, समझ आ रहा है। हाँ तो बस वही चीज़ है, आप यहाँ से चेंज करके उसको कहाँ कर दोगी यहाँ, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, मतलब क्यू भी। क्लियर है मेरे बात। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बस मतलब इतना ही केसेस होता है, तुमको ये समझ में आया कि अच्छा इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के केस में भी 0 आ रहा है, तो कहीं पर लिखा हो सकता है कि मैग्नेटिक मतलब कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सवाल में ऐसे थ्योरेटिकली लिख देगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, तो कर लेना वो, है ना। तो ये केसेस अब मोर देन एनफ था।
अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसके ऊपर बहुत बेहतरीन बेहतरीन डिस्कशन है इसी के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। तो पहले हम लोग पहले भी लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लॉरेंस फोर्स को पढ़ने के बाद तब इसके ऊपर बहुत मस्त मस्त केस, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आने का चांस है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ आज पढ़ना है, लास्ट वे से पढ़ना है, लास्ट में वहाँ तक पहुँचे तो वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। एक है टॉपिक वेलोसिटी सेलेक्टर, वो पढ़ना है। क्या सेलेक्टर, सेलेक्टर फिल्टर सेलेक्टर एक ही चीज़ होता है, पढ़ना है लास्ट में। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और अब बात करेंगे हम लोग लॉरेंस फोर्स का। अब देखो पहले लॉरेंस कौन है वो बताते हैं। लॉरेंस बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, छोटा मोटा साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब और स्टेट के जैसा नहीं कि कंपास खरीद के ले आया और इधर उधर घुमा रहा है कंपास, वैसा आदमी नहीं है। लॉरेंस बहुत बड़ा आदमी है। लॉरेंस बहुत बड़ा आदमी इस सेंस में है कि तुम लोग सुनी होगी वो कि समय में पीछे कैसे जाते हैं, आगे कैसे जाते हैं, लेकिन वो सब होता नहीं है। एक्चुअली में होता है टाइम डायलेशन, मतलब तुम समय को धीरे कर सकती हो, है ना। धीरे धीरे कर नहीं सकती हो तुम, मतलब ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगी तो टाइम धीरे होगा। तो मतलब ये सब थ्योरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चल के ये सब तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इन सब में वो पार्टिसिपेट किया था लॉरेंस, मतलब ये सब जो थ्योरी सुन रही हो ना उसमें पार्टिसिपेशन किया था लॉरेंस, और बहुत सारा ऐसा रिजल्ट दिया था जो कि आइंस्टाइन को हेल्प किया था। फिजिक्स मतलब जो थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी बोलते हैं उसको, जिसमें टाइम के समय के बारे में बात करते हैं, मास कैसे जीरो होता है उन सब के बारे में बात करते हैं। कोई पार्टिकल ऐसा जिसके पास, जैसे फोटोन नाम सुनी हो ना, फोटोन, तो फोटोन के बारे में बात करते हैं, मतलब ये सब छोटा छोटा पार्टिकल के बारे, ठीक है। तो उन सब में ये पार्टिसिपेट किया था। क्वांटम फिजिक्स सुनी होगी, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत सुनने में लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो ये सब में वो पार्टिसिपेट किया था लॉरेंस, तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और फिजिक्स में बहुत कुछ दिया है ये। तो ये ऐसे ही, मतलब कि ये पहली बार ना यही अप्रोच रखा था, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचा था वो यही लॉरेंस सोचा था। ये जो है लॉरेंस वही सोचा था कि मैग्नेटिक फोर्स जैसा, मतलब देखो क्योंकि उसको ऐसा लगा ना कि जैसे ब्रह्मांड में कौन सा फील्ड है, ब्रह्मांड मतलब कि पृथ्वी के बाहर जितना है उसमें कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वैसे ही वो सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी होना चाहिए। जैसे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, जो सारे प्लैनेट्स को जोड़ के रखा है, सन को, अर्थ को, सबको जोड़ के रखा हुआ है, जिसके कारण जो अर्थ है वो घूम रहा है। वैसे ही वो सोचा कि मैग्नेटिक फोर्स भी तो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जैसा भी तो चीज़ है, क्योंकि फील्ड है तो फोर्स तो होगा। तो वो पहली बार अपना बात रखा, और ये भी बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जैसे होता है वैसा ही आप मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी सोच सकते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पढ़ते हैं ना QE, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी, मतलब कि चार्ज को हम लोग ऐसे जगह में रख सकते हैं जहां वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना दे और मतलब इलेक्ट्रो, दोनों फील्ड साथ में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में मिले। इसके बारे में ये बात किया, दोनों को कंबाइन करने का। समझ आ रहा है मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दोनों को कंबाइन करने का। दोबारा रिपीट करेंगे, देखो वो बात किया ना कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जहां पर बन रहा है, एक ही जगह में दोनों फील्ड जहां पर बन रहा है उस जगह में रखेंगे, तब चार्ज पे दोनों फोर्स लगेगा एक साथ। उस बारे में ये बात किया। जैसे तुम अभी तक ये पढ़ रही हो ना कि चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है क्योंकि वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो किस बारे में बात किया लॉरेंस, दोनों का जोड़, उसके बारे में बात किया। तो बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट था। मेरा एक दोस्त है ना, वो भी फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है, वो तो आकाश में पढ़ाता है, बड़ा आदमी है। तो उसको वो एक दिन बुलाया, हमको गए उसका घर, तो बोला कि क्या बोलते हैं भाई, चैट जीपीटी में सर्च करते हैं लॉरेंस के बारे, ठीक है। तो उसमें वो सर्च किया ना कि लॉरेंस कैसा दिखता था लॉरेंस कैसा दिखता था, तो उसमें वो लिखा कि लॉरेंस कैसा दिखता था, मतलब चैट जीपीटी बोला कि कैसा दिखता था, अगर आपको ये देखना है। पहले तो बता नहीं रहा था कि कैसा दिखता है, वो बोल रहा था कि आई कैन नॉट डिस्प्ले द इमेज, आई कैन नॉट डिस्प्ले द इमेज। फिर बहुत बार सर्च किया कि हमको दिखावे करो दिखावे करो, फिर वो लिख दिया कि आप कोई भी सर्च इंजन में जा करके और देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उससे पूछा कि लॉरेंस क्या खाना पसंद था उसको, कैसा दिखता था, तो वो सब नहीं बता रहा था वो। फिर लास्ट में लिखा ना चैट जीपीटी की, मतलब ये कैसा दिखता था, क्या खाता था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स के फील्ड में वो क्या मतलब एप्लीकेशन दिया है ये ज़्यादा जरूरी है, और कोई कैसा दिखता है, क्या खाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो जो काम किया है, उसका जो वर्क है वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा दोस्त लिखता है फिर वहाँ पर कि जितना पूछा जाए उतना ही लिख, ज़्यादा ज्ञान मत दे एक्स्ट्रा फिर उसमें वो लिखता है ना कि हम अपोलोजाइज करते हैं अगर मेरे से कोई गलती हुआ है तो चैट जीपीटी उसमें लिखा है कि जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, एक्स्ट्रा ज्ञान मत दो इसको बड़ा खतरनाक है। वो फिजिक्स में पता फेल होता था। आज सोचो आकाश में फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो तुम सब्जेक्ट में फेल होती हो वो मैटर नहीं करता है, उसके प्रति इंटरेस्ट है कि नहीं ये जरूरी है। आज उसका फिजिक्स बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा फिजिक्स है। तो वही चीज़ है कि तुम फेल होती हो। उसका कितना आया था, उसका बोर्ड एग्जाम में 37 मार्क्स आया था फिजिक्स में, ट्वेल्थ का एग्जाम में उसका 70 में आया था 37, जो कि पूरा स्कूल में सबसे कम था मार्क्स, उसी का सबसे कम मार्क्स था। लेकिन आज सोचो आकाश में एक बार में सेलेक्ट हो गया, वो एक बार में एग्जाम दिया, एक बार में सिलेक्शन हो गया उसका, मतलब ये पढ़ाने के लिए डेमो भी हुआ। उसको हैंड राइटिंग बहुत गंदा है उसका, लेकिन उससे मैटर नहीं करता है ना, नॉलेज होना चाहिए। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मज़ा आया लॉरेंस के बारे में सुन के तुम लोग को। तो हम लोग अभी आगे समझेंगे लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस देखो यार, साइंटिस्ट का नाम है,
फोर्स रख दिया गया क्योंकि वो डिस्कवर किया। क्या क्या बताया, ये देखो सिंपल बात बोला है कि मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्यू ई वेक्टर। और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगी ना, यहां पर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। और तुमको बात करना है दोनों फोर्सेस मिल के एक चार्ज पे लग रहा है। आएगा भी केस वो कि दोनों फोर्सेस एक साथ, मतलब दोनों फील्ड एक साथ कैसे मौजूद हो सकता है, आसान है, कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट से बनता है, तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तुम लोग को बताए भी थे बहुत पिछले बार, चार्ज से तो बनता ही हो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग को ऐसे बताए थे ना कि जैसे जो बैटरी होता है, नहीं नहीं, बैटरी के बीच में जो प्लेट्स होता है ना प्लस माइनस, उसके बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। और बाकी मैग्नेटिक फील्ड किससे बना लेंगे, मैग्नेट से। मैग्नेट का नॉर्थ पोल से, देखो ऐसे होता है ना, मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ रही हो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। और ये मैग्नेट कौन सा है, हॉर्शू मैग्नेट है, ये इस टाइप का है, देखो ऐसे इस टाइप का, इस टाइप का होता है ना मैग्नेट। नहीं नहीं, अलग अलग मैग्नेट नहीं है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अलग अलग कैसे होगा, अलग अलग नहीं, ये ऐसे करके कंप्लीट होगा। देखो वही चीज़ यहाँ बनाए, नॉर्थ और अलग अलग मैग्नेट रख कैसे सकते हैं, ये तो फिर चिपक जाएगा आपस में, फिर फील्ड कहाँ आएगा वहाँ, नहीं समझी, नॉर्थ और साउथ आपस में चिपक जाएगा, फिर फील्ड थोड़ी वहाँ क्रिएट होगा। तो ये अलग अलग मैग्नेट नहीं, एक हॉर्शू मैग्नेट है, और हॉर्शू मैग्नेट इस टाइप का भी होता है, ये मत सोचो कि खाली इसी टाइप का होता है। हॉर्शू मैग्नेट पढ़ोगी तुम लोग ये डिटेल में, और इसके बारे में हम बताएंगे भी कि ऐसा मैग्नेट बनाने का क्या मतलब है। किताब में हर जगह ऐसा बनाया है, हर जगह ऐसा बनाया है, तो उस बारे में बताएंगे ऐसा कैसे बनाया है वो, ठीक है। अलग अलग मैग्नेट सेम मैग्नेट है, जो कि एक्चुअल डायग्राम उसका ये 3D। तो यहाँ नॉर्थ से साउथ पे क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकती हो, और ये बैटरी के बीच से क्या बना लोगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी दोनों फील्ड साथ में, और दोनों को जोड़ देंगे एक साथ फील्ड्स को, तो ये तो हम समझा रहे थे खैर। तो अभी देखो दोनों को जब तुम जोड़ोगी बाबू, ऐड करोगी, तो तुमको नेट फोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर चार्ज एक ही है, सिंगल चार्ज है, वही वाला, मतलब अलग अलग चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है। और एक ही चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये जब तुम जोड़ोगे नेट, तो नेट जब जोड़ोगी ना दोनों को, तो नेट फोर्स जो है उसी को क्या बोलोगी, लॉरेंस। और उसको ऐसे किताब में FL लिखा रहता है, FL का मतलब F लॉरेंस फोर्स, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लो तो तुमको मिलेगा, वेक्टोरियली जोड़ो, तो FE वेक्टर प्लस, अब तुम बोलोगी सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, वेक्टोरियली क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो V और B के बीच का एंगल है, ये कभी 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 पे मैक्सिमम आता है, तो ये सारा केसेस बन सकता है ना, अलग अलग एंगल पे इसका वैल्यू अलग अलग आएगा, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे दोनों को। बाकी ये भाई साहब हमेशा कितना रहेगा, इसका तो टेंशन है नहीं, बताए भी थे तुम लोगों को पिछले क्लास में, याद करो कि ये एकदम एकदम फालतू सा है, ये चेंज ही नहीं होता है, मतलब कि ये हर केस में, हाँ भाई 5000 वाला एग्जाम्पल, ये तो देखी नहीं होगी, तुमको समझ नहीं आ रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, फिर भी हंस रही है, सपोर्टिव है नहीं। तो यहाँ पर FE कितना होगा, FE होगा तुम्हारा QE वेक्टर प्लस F मैग्नेटिक कितना होगा, QV क्रॉस B होगा। तो यहाँ से Q कॉमन जाएगा, तो Q कॉमन जाके अंदर क्या मिलेगा, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, लॉरेंस फोर्स का। अब किताब में अगर ऐसे लिखा रहेगा तो घबराओगी नहीं ना, देखो तो ऐसे लिखा रहेगा, इसमें क्या किया पता है, ये भी लॉरेंस फोर्स है। क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सबको स्केलर फॉर्म में लिख दिया, और ये V क्रॉस B को VB साइन थीटा लिखोगी, और थीटा को कितना ले लिया है, 90 डिग्री। समझ में, हाँ तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर ये साइन थीटा कहाँ गया, तो साइन 91 कर लिया, मतलब कि क्या कर दिया उसको, वो मैक्सिमम कर दिया कि नहीं बताओ। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है ना साइन 90 पे, जो केस अभी बताए थे, 4th केस है ना। तो ये तुम्हारा ये भी लॉरेंस फोर्स हुआ, और ये एकदम जनरल फॉर्मूला हुआ लॉरेंस फोर्स के लिए। तो मेरे समझ में आया कि F लॉरेंस बराबर चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए बाहर ले लिया उसको, और यहाँ पर E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। तो इसको याद रखना है लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला, बस इतना ही है लॉरेंस फोर्स के ऊपर। अब इसके ऊपर हम लोग जब केस लेंगे ना तो और क्लियर होगा कि कब दोनों फील्ड साथ में रहेगा। उसको लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या, कौन, किसको, कहाँ ऐड किए हैं, कहाँ डायरेक्टली ऐड किए, नहीं नहीं देखो, तो यहां पर पहले ये क्रॉस को सॉल्व करोगी, पहले तरीका क्या है, हाँ 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 बिल्कुल। यहाँ तो देखो, यहाँ पर हम इसको ऐड किए ही कहाँ, ठीक से देखो ये ऐड कहाँ हुआ है, इसमें तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखे चल रहे हैं। देखो यहाँ वेक्टर लिखे जा, हाँ अगर ऐसा होता कि हम यहाँ FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर लिखते हैं, फिर ये दोनों वैल्यूज में यहाँ QE लिख देते हैं, और यहाँ QV क्रॉस B, मतलब QVB लिख देते हैं, और दोनों को ऐड वैसे नहीं कर सकते हैं हम। देखो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस वाले केस में क्या किया है, दोनों को स्केलर फॉर्म में लिया है, तो स्केलर फॉर्म में लिया इसलिए ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर देखो वेक्टर फॉर्म में है, तो देखो वेक्टर ही फॉर्म में चल रहा है, समझ रही हो,
देखो वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। अगर बिना वेक्टर का लिख देते तब गलत होता, यहाँ वेक्टर लगाते हैं और यहाँ पर हटा देते वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टोरियली लिखा हुआ ये सारा बात, ये सही है, बिल्कुल सही है रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर क्यू कॉमन था तो कॉमन ले लिया, स्केलर चीज़ को तो कॉमन ले ही सकते हैं, बाकी ये सब में तो वेक्टर लगा ही हुआ है। इसको सॉल्व कहाँ किए हम, इसको सॉल्व ही कहाँ किए, इज दिस सॉल्व, नहीं सॉल्व नहीं है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, दिस इज नॉट सॉल्व। अभी ये v क्रॉस b को सॉल्व करोगी, फिर ये e का वैल्यू डालोगी तब जाके होगा, और e का वैल्यू किस फॉर्म में डालना पड़ेगा यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्योंकि वेक्टर लगाए हैं उसको, तो इसलिए कभी भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको, हमेशा हम लोग इस वाले को यूज़ करेंगे, ये वाले को, ठीक है, लिख लो इसको। अभी हम लोग फिर आगे इस पर डिस्कशन करते हैं कि कब दोनों फील्ड साथ में दिखेगा। हालांकि ये वाला जो भी हम पढ़ाने वाले हैं ना, ये हमको लास्ट में करवाना था, लेकिन अभी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉरेंस फोर्स, जैसे जो लॉरेंस बोलना जो चाह रहा है कि दोनों फील्ड एक साथ दिखे, उसके बारे में बताना जरूरी है। तो अभी हम ले रहे हैं वैसा केस जिसमें दोनों फील्ड्स तुमको दिखेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों दिखेगा। तो उसके लिए हेडिंग लिखना पड़ेगा, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों फील्ड साथ में। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी लिख रहे हैं, टाइम वेरिंग का मतलब समय के साथ जो वेरी करे वो थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो वेव हो जाएगा ना फिर। लेकिन हम तो लिख रहे हैं कि सिर्फ हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग नहीं लिख रहे हैं। टाइम वेरिंग लिख देंगे तब तो चैप्टर 8 में पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है, वैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वो ले रहे हैं जो कि कांस्टेंट है जिसका वैल्यू, ठीक है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखना ठीक से, यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, जो कि कहाँ है, इनवर्ड क्या आउटवर्ड, इनवर्ड है, अंधा को भी दिख जाएगा, इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अरे गजब बदतमीजी है यार, तुमको तो मारना चाहिए रिया इन लोगों को, इनवर्ड, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन को ले लें, इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन भी ले सकती हो, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल किसको ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है, लो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ये पर्टिकुलर एक एरिया है ना, अभी यहाँ पर हम एक प्लेट ले रहे हैं, ये देखो ये बैटरी है, ठीक है, सर्किट है पूरा ये, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल। तो यहाँ प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ देखो सब लोग, प्लस से माइनस की तरफ यहाँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अंदर की तरफ क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये दिख रहा है ठीक डायग्राम। अब यहाँ पर हम क्या किए ना कि मेरे पास एक बॉक्स था, है ना, उसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मेरे पास एक बॉक्स था और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन फायर किए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम निकाले कुछ स्पीड देके। क्या स्पीड दिए, तो v स्पीड दिए, और देखो इसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, सीधे जाएगा, कुछ v स्पीड दिए जिससे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकलना है और यहाँ पहुँचना है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर ऐसे स्क्रीन लगा है, इस स्क्रीन पर जाके इलेक्ट्रॉन को टकराना है। अगर ये स्क्रीन चमकता है, मान लो चमकने वाला स्क्रीन है ना, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में सुनी होगी। तो अगर ये स्क्रीन चमक जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन चला तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा तो ये वाला पाथ से गुजरेगा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन जब इस जगह में आएगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखेगा और यहाँ पर क्या भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। देखो इस जगह में सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस जगह में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ा रीजन में, मतलब उसका बड़ा इफेक्ट है, मतलब कि ये बैटरी यहाँ पर है और यहाँ पर ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड उतना असर नहीं डाल रहा है। हम लोग डिस्कशन इस जगह के बारे में करना चाहते हैं, ये सब के बारे नहीं। हम लोग कहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं, इसको छोड़ दो, अब ये सब छोड़ दो। तुम ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया है, हम कहाँ का डिस्कशन करना चाहते हैं, यहाँ का। सर यहाँ का ही क्यों करना है, अरे क्योंकि यहीं पर तो दोनों फील्ड मौजूद है। क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो तो यहाँ है ना, इस जगह है क्या, नहीं इस जगह है नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों है जहाँ पर, और उस समय दोनों फोर्सेस साथ में लगेगा। देखते हैं लगता है कैसे, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि इस चार्ज पे, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तुम बताओ जी, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखोगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लिखोगी इस चार्ज पे, हैं, गलत, ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ई होगा, ठीक है। अगर इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं तो यहाँ पर वेक्टर लगाती और यहाँ माइनस और यहाँ वेक्टर, ठीक है। लेकिन अभी स्केलर फॉर्म में इक्वेशन में नहीं समझ में आ रही है,
आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन क्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। अब तुम ठीक से देखो, ठीक से देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे है, ऐसे है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाएगा ना। अरे ये पढ़ाया गया तुम लोग को कि जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलता है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के तरफ। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा, ये ऐसे। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फोर्स किधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सा रूल यूज करती हो, राइट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग रूल। तो थंब रूल से, पाम रूल यार, सॉरी पाम रूल से देखो, पाम रूल अभी बताया था ना जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, और अंगूठा कहाँ रखोगी, अंगूठा कहाँ रखोगी बताओ रिया, है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी किधर है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा। लेकिन 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 ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, तो पॉजिटिव कैसे जा रहा होगा, यानी वेलोसिटी हम किधर सोचेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, नहीं समझ में आया। तुम इसको ना एक चीज़ सिंपल भी सोच सकते हो, सुनो हम बता रहे हैं एकदम सिंपल। देखो तुम्हारा जब ये इलेक्ट्रॉन का तुम देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स कहाँ आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऊपर आ रहा है, तो उसको पलट लो बस। तो अपवर्ड आ रहा है तो क्या कर लोगे उसको, बस ऐसे कर लो। तो तुम्हारा जब नेगेटिव चार्ज दिया हो तो जो भी आंसर आए उस आंसर को पलट लेना। इनवर्ड आएगा तो क्या लिख लोगी, आउटवर्ड आएगा तो इनवर्ड, डाउनवर्ड आएगा तो अपवर्ड, अपवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है अपवर्ड, तो उसको क्या मान लोगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जाने बोलेगा। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर बोल रहा है, मैग्नेटोस्टैटिक कहाँ बोल रहा है, नीचे। तो दोनों क्या करेगा एक दूसरे को, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक ही समय पे लग रहा है, साथ में लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ दोनों फील्ड है। और इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर जाएगा, सीधे जाएगा। ना इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, ना इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, ये स्ट्रेट जाएगा। और ये जो वेलोसिटी ये स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है, इसको हम लोग एक नाम दिए वेलोसिटी सेलेक्टर, क्योंकि ये अपना पाथ को सेलेक्ट कर लिया कि ना हमको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, हमको सीधे जाना है, जैसे हम जा रहे थे वैसा। तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हुआ, तो ये आगे बढ़ गया। अब सुनो इसका एक और सुन लो एक और बात, इसी वेलोसिटी को हम लोग एक और नाम दिया वेलोसिटी फिल्टर, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस को कैंसिल करके फिल्टराइज कर दिया ना, फिल्टराइज करके आगे निकल गया। समझ आ रहा है। तो दो नाम है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी जो है इसका दो नाम दिए हम लोग, वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। दोनों फोर्सेस क्योंकि देखो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ऑब्वियसली दोनों का फील्ड भी बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर होता है ना, ये नहीं होगा कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर होगा, वैसा नहीं होता है। दोनों फील्ड जो स्ट्रेंथ होता है दोनों फील्ड्स का वो इक्वल होता है। अब ऐसा कैसे मालूम चला, आगे जाके मैक्सवेल ये लोग साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये लोग एक्सपेरिमेंट करके मालूम किया कि दोनों फील्ड का जो एक्शन है एक पर्टिकुलर जगह पे सेम रहता है। हाँ, लेकिन रेंज दोनों का अलग अलग होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं। तो दोनों फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ई आया और ये इतना आया, तो अब तुम दोनों को जोड़ दोगी तो क्या आ जाएगा, लॉरेंस फोर्स आ जाएगा। तो देखो दोनों फोर्सेस साथ में लग रहा है, यहाँ पर साथ में लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रही है ये तुमको। तो यानी कि तुम ये लिख सकती हो कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर किसके है, एफ मैग्नेटिक के है ना बराबर। तो तुमको ये फील हुआ कि दोनों फोर्सेस साथ में सही में लग सकता है। लॉरेंस का बात बिल्कुल सही है कि दोनों फील्ड सही में एक जगह पे हो सकता है और दोनों फोर्सेस भी एक जगह पे साथ में लग सकता है। तो उस समय जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स मतलब ये दोनों का सम, उसको क्या बोलेंगे, लॉरेंस फोर्स। लेकिन एक बात बताओ कि नेट फोर्स यहाँ कितना होगा इस केस में, जीरो होगा कि नहीं बताओ। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है आपस में, तो इसलिए कैंसिल। तो इस केस में लॉरेंस फोर्स जीरो है। लेकिन हाँ, लॉरेंस फोर्स हो तो सकता है ना। मान लो कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो वेलोसिटी ऐसे है ना और मैग्नेटिक फील्ड एकदम इनवर्ड है, तो एंगल कितना बन रहा है, तब ना यहाँ पर दोनों कैंसिल हुआ। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेलोसिटी से कुछ थीटा एंगल बनाता,
90 नहीं बनाता, तब तो कैंसिल नहीं होता दोनों फोर्स। समझ रही है यार मेरी बात क्या बोल रहे हैं? तो मतलब दोनों फोर्सेज एक साथ अपीयर हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपीयर साथ में नहीं होगा। अब बोलोगे तो पढ़ाइए तब वो कौन सा केस है बताइए, तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ऐसे कि मतलब कि दोनों फोर्सेस को एक साथ पढ़ाई करके चलना, यूज़ है उसका कहीं कहीं छोटा छोटा जगह, तो हम इसके ऊपर सवाल करवाएंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। तो बस बाकी केस यही पढ़ना है ना। तो अभी देखो यहाँ से तुम दोनों, अगर तुमको ये जानना है कि कितना वेलोसिटी से ये चल रहा है तो दोनों को बराबर कर दो, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई ई, और इधर क्या लिख दोगे ई वी बी, ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ से वी कितना आएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो तो। और इस वेलोसिटी को ना कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहता है वी नॉट, जिसको बोल देता है वेलोसिटी सेलेक्टर, तो तुम खाली वी भी लिखो चलेगा। तो ये वेलोसिटी को क्या नाम दिए हम लोग, वेलोसिटी सेलेक्टर, या इसी का दूसरा नाम है वेलोसिटी फिल्टर। तो तुम चाहो तो इसमें थ्योरी लिख सकती हो एक लाइन, है ना, कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं बोथ द फोर्सेस कैंसल, लिखते जाओ, ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स, किसमें चला जी, स्ट्रेट लाइन, है ना, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चला, और जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो वेलोसिटी इतना है, ठीक है। याद रखना इस फॉर्मूला को, लिख लो इसको, फिर इसके ऊपर सवाल करवाएंगे और बढ़िया बढ़िया, जहाँ पर दोनों फील्ड आएगा और दोनों पे हम लोग चेक करेंगे कैसे। लेकिन इतना पढ़ने से नहीं होगा, और कुछ कुछ टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, और भी कुछ कुछ है, मतलब कि अलग अलग टाइप से मोशन, जैसे जैसे इसमें तो क्या हो रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे सीधा नहीं देते, मान लो इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकते, ऐसे वेलोसिटी देते, तब क्या होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे सर्कुलर भेजेंगे, तब क्या होगा। तो वो सब अलग अलग केस को जब तुम पढ़ लोगी ना, तब तुम न्यूमेरिकल बनाने के काबिल होगी। ये एक स्पेशल केस है, हाँ पढ़ना है तुम लोग को, सिलेबस में है, ये एक स्पेशल केस है बस जो तुम कर रही हो। इसके बेसिस पे और भी बहुत सारा केस है तो उसको करना है। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर बात करते हैं, है ना। हम लोग जानते हो अभी क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद, कि आखिर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, तुम लोग ये सुने हो कहीं पर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन होता है, तो वही देखना है कि यहाँ वर्क डन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लिखो इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, वर्क डन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि ये अभी क्या है कि तुम ये सुनी होगी कि जैसे किसी भी चीज़ को अगर तुम पुश करती हो या फिर पुल करती हो तो वहाँ पर फोर्स लगता है। अच्छा एक चीज़ समझना कि वर्क डन का पहले फॉर्मूला क्या है ना। यहाँ पर हेडिंग हम लोग का है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, किस पे ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, ऑन अ चार्ज, सिंपल चार्ज लिखो, है ना। अब इसको बहुत अच्छा से एसएल अरोड़ा में भी दिया है, इसको प्रूफ भी किया है, लेकिन वहाँ पर बस थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इसमें देखो पहले क्या है ना, पहले ये किस बारे में टॉपिक, पहले वो समझो। देखो कहीं पर भी अगर फोर्स होता है तो वहाँ वर्क डन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकिन कहीं कहीं पर वर्क डन 0 हो जाता है फोर्स होने के बावजूद भी। जैसे तुम सुनी होगी एक चीज़ कि एक बार क्या होता ना कि एक आदमी था जो कि ये ट्रेन से बहुत सारा सामान ऐसे करके ढो के लेके आ रहा था, बहुत सारा सामान ऐसे ढो के ले आ रहा था, लेकिन उसका वर्क डन 0 था। सुनी होगी ये कहीं पर। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, हाँ वो बहुत सारा सामान ढोया है ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे उसका पैर है बाबू, है ना, और ये सामान ढोया हुआ बहुत सारा, ठीक है। ये सामान ढोया है ना, और ये सामान ढोया आदमी ऐसे करके, ठीक है। और ये सामान पे फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर लगाएगा ना, कि आगे लगाएगा ताकि घसक के मुड़ी कान फूट जाए उसका, ऊपर लगाएगा ऐसे करके, ऐसे ढोएगा सामान। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर, इस आदमी का आगे है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ है यहाँ पर सामान, हाँ ये थोड़ा बहुत काम आता है। जैसे देखो ये सामान है, ठीक है, इसको अगर हम उठाते हैं तो ऐसे उठाएंगे तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, और बढ़ेंगे किस तरफ, आगे, फोर्स ऊपर लगा के आगे बढ़ेंगे ना। तो वैसे ही ये वाला जो सामान है इसके ऊपर फोर्स वो आगे लगाएगा, मतलब फोर्स वो लगाएगा ऊपर, लेकिन जाएगा किधर, फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट तो फॉरवर्ड होगा। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री। तब जब तुम वर्क डन निकालोगी तो क्या लिखोगी, एफ एस कॉस 90, तो कितना आ जाएगा वर्क डन 0। मतलब वो वर्क करेगा भी, मतलब सॉरी फोर्स लगाएगा भी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन वर्क डन नहीं होगा, 0 होगा। ये एक केस तुमको हम बताएं कि वर्क डन 0 का। दूसरा एक और है, जैसे मान लो कि यही आदमी है, यहाँ देखो भाई, जैसे ये आदमी मान लो, ये आदमी ऐसे आगे जा रहा है, तो आदमी का आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, फॉरवर्ड। अच्छा एक चीज गौर करो, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी किधर होगा, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी किधर होगा। मतलब ये हमेशा तुम याद रखना है तुमको कि जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी, ये बात को कंफर्म, इसमें तो कोई शक नहीं होगा, ठीक है। अभी बताओ कि ये जब आदमी ऐसे जा रहा है
है ना। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, मेरे ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल। तो इस आदमी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? आगे जा रहा है, आगे जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है क्या? पागल ही हो गया ऐसा बोल रही हो? तो आगे जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है नहीं। यहाँ पर इस आदमी पर नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल। हाँ वो सब ठीक है कि इधर फ्रिक्शन लगेगा, फिर फ्रिक्शन के कारण ये एक फोर्स लगाएगा जो फ्रिक्शन को कैंसिल करके आगे बढ़ाएगा, वो सब ठीक है। तो देखो इधर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ना जमीन पे, और उधर वो फोर्स लगाएगा तो वो कैंसिल होगा तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल तो हमेशा लगता रहेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी का मतलब क्या कुछ बोल रही हो? हाँ ऊपर नॉर्मल लगेगा वो सब छोड़ दो, वो सब ठीक है, वो सब सही। ग्रेविटेशनल तो लेकिन लगता है फोर्स। अच्छा ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है आगे? तो जब तुम इसका वर्क डन निकालोगे, लेकिन कौन सा वर्क डन, ध्यान देना, क्या यहां हम ग्रेविटेशनल वर्क का बात कर रहे थे? नहीं, यहां पर तो इस आदमी का वर्क डन कितना है वो बात कर रहे थे, क्योंकि ये आदमी का फोर्स ले रहे थे हम, तो वर्क डन आदमी का होगा। लेकिन यहां पर कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं? तो यहां पर फोर्स कौन सा लेंगे? ग्रेविटेशनल। और डिस्प्लेसमेंट तो एस, और कॉस कितना लोगी? क्योंकि देख ये तेरा ग्रेविटेशनल और ये डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना बन रहा है? साफ साफ 90। तो यहां से ग्रेविटेशनल वर्क डन दिख रहा है, उधर की शायद नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक दिख रहा है। यहां से ग्रेविटेशनल वर्क कितना आएगा? 0 आएगा। और ये भी देख वर्क कितना, मतलब कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि झूठ पहली बार तुम सुन रही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क डन 0 है। जैसे ये सबसे फेमस केस है उसके लिए। और ये पुली वाला जो भी बोल लो, पुली जो भी बोल लो, ठीक है, कुली। तो ये हम लोग पढ़े थे। लेकिन बाबू ये सब जो था ना, ये तुम्हारा मैकेनिकल था। लेकिन अभी तुम क्या पढ़ रही हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक। तो अभी तुम किसके बारे में बात करने वाली हो? मैग्नेटिक फोर्स। अलग अलग फोर्सेस होते हैं। ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल, जो ये आदमी लगा रहा था। ये कौन सा फोर्स है? वैसे ही जब तुम यहां वर्क डन निकालोगी तो ये कौन सा वर्क डन निकालोगी, और यहां पर फोर्स कौन सा लोगी? मैग्नेटिक फोर्स। डिस्प्लेसमेंट एस, और यहां लोगी कॉस थीटा। समझ आ रहा? तो यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं बताओ? यूजेबल है कि नहीं बताओ? लेकिन बस बात हमको फोर्स कौन सा है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक समय पे बहुत सारा फोर्स लगता है, लेकिन हम किस फोर्स में इंटरेस्टेड है उसको हमको यहां लिखना पड़ता है। उसी अनुसार हमको क्या मिलता है? वर्क डन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है, क्लियर हो गया होगा। तो ये तुम लोग साइड में लिखोगी बाद में, अभी हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझाते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, इसमें भी वही होगा। चार्ज का वेलोसिटी है, बताओ तो। हाँ वेलोसिटी तो तभी से पढ़ रहे हैं कि चार्ज को हम लोग वी वेलोसिटी देके फेंकते हैं। देखो यहां पर बता रहे हैं, मान लो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर क्या है? अच्छा यार एक चीज तो पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसीलिए पहले हमको क्या बनाना पड़ा? क्योंकि हमको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करना है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ना। यहां मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं, ये सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में यहां बात कर सकते नहीं, यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाएगा? समझ में आ रहा है बात? तो हम पहले क्या मान लिया कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मान रहे हैं हम, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाया है? चार्ज बनाया है? नहीं, मैग्नेट। बहुत लोग ये पगलाता है इसमें, ये सर ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज बनाया, पगला उगला है, ये चार्ज नहीं बनाया, ये मैग्नेट से बना है। और इन्वर्ट कैसे बना वो भी समझा दे रहे हैं। देखो मैग्नेट का तुमको मालूम होगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और कहाँ एंटर करता है? ऐसे होता है। तो हम इसको क्या किए? घुमा दिए। समझो देखो ये फील्ड ऐसे जा रहा है, इसको हम घुमा दिए, तो ऐसे घुमा देंगे तो ये एरो कहाँ जाते दिखेगा? समझिए अभी बात समझ में आया? हाँ चलो ठीक, बहुत मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होगा? ऐसे होगा, और साउथ कहाँ होगा? उस तरफ। क्लियर है? तो खैर वो समझ में आना चाहिए, बहुत लोग को नहीं समझ में आता ये बात। चलो अब देखो ये है ना, तो ये बताते नहीं थे ना इसलिए समझ नहीं आता। चलो सुनो आगे सुनो, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यहाँ पर एक चार्ज हम लिए हैं जिसका वेलोसिटी ऐसे है। अच्छा चार्ज का वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा? ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा? देख लो करके देखो, ये 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा कहाँ रखेंगे? वेलोसिटी की दिशा में, तो पाम कहाँ आ रहा है? तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा? ठीक है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? तो यहां से जब तुम वर्क डन निकालोगी, कौन सा वर्क डन निकालोगी, तो लिखोगी एफ मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट कॉस 90। तो वर्क डन कितना आएगा? और ये हमेशा 0 आएगा, कोई ऐसा केस ही नहीं होगा जिसमें वर्क डन होगा, हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0। बोलोगी सर क्या बात कर रहे हैं, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स से झुक गया तब तो थीटा एंगल होगा, तब कहाँ ये एंगल ये होगा? बोलोगी ना, ये सवाल आना चाहिए मन में, सर ये मैग्नेटिक फोर्स ऐसे है ना, हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे हो जाए? ऐसे हो जाए, तब तो यहाँ पर थीटा आएगा तो 0। लेकिन हम यही सब तो ठीक है। अच्छा इसमें हमेशा 0 होगा? नहीं 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 नहीं, ग्रेविटेशनल वर्क हमेशा 0 नहीं होता है, हमेशा 0 नहीं होता है। जैसे ये 0 है हमेशा, ये 0 है, ये वाला 0 है, लेकिन ये भी हमेशा 0 नहीं होगा। हो सकता है कि ये आदमी ऐसे आ रहा हो, देखो ठीक से, ये 0 नहीं होगा हमेशा। देखो समझा रहे, बड़ा खतरनाक चीज़ समझाने वाला। देखिए देखो ये आदमी है सीढ़ी से मान लो उतर रहा है, देख लेना। तो अगर सीढ़ी से ये उतरेगा
तो ये ऐसे पकड़ेगा सामान को, और ये फोर्स कहाँ लगाएगा उसके ऊपर, फोर्स कहाँ लगाएगा बताओ, ऊपर लगाएगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, नीचे होगा। अभी तो एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा है, देखो फोर्स ऐसे ऊपर लगा रहा है सामान के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अच्छा नीचे जाना है ना इसको, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तब तो एंगल कितना बनेगा 180, तब तो जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, तुम समझ, अगर तुम वैसे नहीं, तुम बोलोगे सर ऐसे जा रहा है ना आदमी, तो ठीक है, तो ऐसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ले लो, तभी यहाँ पर ये 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ थीटा बनेगा। अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा, तो जीरो तो नहीं होगा। या तो तुम ऐसे समझ लो कि इसको ऐसे ले लो, ठीक है। अच्छा तुम इसको उल्टा भी और सोच सकती हो कि ये आदमी सामान ढो के ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ेगा अगर, तो मतलब कि कैसे होगा बताओ तो, ये ऐसे मान लो आदमी ऊपर चढ़ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऐसे होगा। और फोर्स कहाँ लगाएगा, सामान मान लो ऐसे लोड किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो अब यहाँ एंगल थीटा बनेगा सब, तब हमेशा तो जीरो तो नहीं होता है। तो जीरो कब होगा, जब ये आदमी सिर्फ मतलब स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में चले, तब जीरो होगा वर्क डन। क्लियर है। तो ये वाला ग्रेविटेशनल वर्क, अगर मान लो कि ये आदमी इंक्लाइन प्लेन पे आ जाए, इंक्लाइन समझती हो, मतलब यहाँ थीटा हो जाए, मतलब कुछ इस टाइप का, देखो यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, यहाँ छोटा सा बना, छोटा सा यहाँ छोटा सा, देखिए इंक्लाइन प्लेन, और ये आदमी ऐसे खड़ा है, तो ग्रेविटेशनल कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऐसे। अब देख, अब तो थीटा बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमेशा ये सब जीरो नहीं, लेकिन ये हमेशा जीरो होगा, ये सबसे जोरदार बात, ये हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यहां पर ये एंगल हमेशा 90 होगा। हाँ बोलोगे सर कैसे, ये ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं होगा, ये ऐसे कभी होगा ही नहीं। अभी उसका सबूत हम देते हैं, पहले यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां लिख दे रहे, वर्क डन बाय मैग इज ऑलवेज जीरो, ले साफ साफ एकदम, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज ऑलवेज। अब कैसे, अभी उसका सबूत देते, पहले इसको लिखो चुपचाप, फिर इसका हम सबूत देते कैसे ऑलवेज जीरो बोल रहे हैं। कोई ऐसा केस ही नहीं आएगा कि ये वाला वर्क डन आएगा, हमेशा वर्क डन जीरो, हमेशा। इन सब में हमेशा नहीं होता है जीरो, इसमें तो हम केसेस बताएं तुमको स्पेशल, उसमें जीरो हो रहा है, बट इसमें हमेशा वर्क डन जीरो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन है। अब लिखो पहले, बताते फिर कैसे जीरो होता है हमेशा। आगे ध्यान दे भाई, देख आगे, अभी यहां तक तो ठीक था, समझ में आया सब। अभी हम ये बात प्रूफ करने वाले कि ऑलवेज जीरो क्यों होता है, उसका बहुत सिंपल सच, एकदम आसान सा रीजन है, जो कि पहले भी बहुत बार बताए हैं। ये हमेशा जीरो क्यों होता है, इसका सिंपल सा आसान सा रीजन है। बाकी फिजिक्स भी है और मैथमेटिक्स भी है, दोनों है। देखो समझो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो चलो जल्दी से, वेक्टर फॉर्म में है, और दो चीज को क्रॉस करते हैं तो उसका जो वेक्टर आता है वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये बहुत बार बताया है ना, जैसे याद करो बायोट सेवर्ट लॉ में था, उसमें डीएल क्रॉस आर था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो हमेशा डीएल और आर के परपेंडिकुलर। वैसे ही जो वी और बी का क्रॉस मैग्नेटिक फोर्स है, वो हमेशा वी और बी के परपेंडिकुलर। मतलब जैसे मान लो ये प्लेन है एक, इसमें ऐसे वेलोसिटी है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो तो यहाँ पर थीटा एंगल है। लेकिन जब तुम करोगी वी से बी, कर्ल करोगी, राइट हैंड को करना, ये एक जनरल तरीका है। पहले बात समझो ना, ये बहुत लोग नहीं समझते कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, कौन सा रूल लगा रहे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड क्या, कोई रूल नहीं है। ये एक फिजिक्स का बेसिक तरीका है कि अगर दो क्वांटिटीज क्रॉस प्रोडक्ट में है तो तुम अपना राइट हैंड लेके जो दो क्वांटिटीज है, जो पहला वाला क्वांटिटी उसमें से रखोगी ये चार उंगली को ऐसे, और घुमाओगी किसके तरफ, जो दूसरा वाला क्वांटिटी उसकी तरफ। तो जब तुम्हारा जिधर अंगूठा पॉइंट करे उस तरफ ये जो आंसर है वो आएगा। और ये आंसर कैसे आता है, ये वी और बी को क्रॉस करने से, क्रॉस करने से मतलब वी बी साइन थीटा करने से। क्लियर है। तो देखो ऐसे करोगे तुम, वी ऐसे है ना और बी ऐसे है, ऐसे मतलब ये प्लेन ऐसे, इस टाइप का कुछ प्लेन फिगर है जिसमें बी उस तरफ जा रहा है, तो और वी कैसे जा रहा है ऐसे, तो वी से बी अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर आएगा हमेशा। मतलब कि दोनों के क्या है, देखो इससे क्या कितना एंगल बना रहा है 90, इससे भी कितना एंगल बना रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर, साफ साफ है कि नहीं बताओ। अच्छा तुम चाहो तो इसको चेंज कर लो, इसको कितना भी चेंज कर लोगे ये हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। मान लो कि तुम इसको ऐसे कर ली, वी को तुम इधर ले आई घुमा के, मान लो कि तुम वी को कहाँ ले आई, ऐसे ले आई, तो अभी भी देखो ये वी ऐसे और ये बी ऐसे, तो कहाँ आएगा अंगूठा, ऊपर आएगा। ठीक है, इसको चेंज कर लो, मान लो इसको चेंज करके इधर बी लिख लो, इधर या क्या यहाँ क्या लिख लो, यहाँ वी लिख लो। तो अभी जब तुम घुमाओगे वी से बी तो अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे। तो अभी भी मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर, नीचे आएगा और परपेंडिकुलर आएगा। तो कुछ भी हो जाए मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये वेलोसिटी से मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर होगा तो जीरो हुआ तब तो है ही नहीं वो, अगर है तो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं क्लियर है बताओ। ठीक है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए
यहाँ पर एफ, अच्छा एक बात बताओ कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इसलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये एक तरीका से, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब हम दूसरा एक और नया फॉर्मूला यूज करते हैं। ये तुमको बोले थे ना, इसको कितना तरीके से बताएंगे, 3 तरीका से। ये पहला तरीका से एक्सप्लेन किया कि क्यों 0 होगा और हमेशा 0 होगा, ये कैसे समझ में आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हमेशा 0। तो उसका कारण अगर पूछेगा क्यों हमेशा 0, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीजन ये है कि सिंस मैग्नेटिक फोर्स is always perpendicular to velocity and magnetic field। ठीक है, तो अब देखो इससे हुआ क्या, देखो इससे हुआ क्या, छोटा समझ लो। देखो यहां पर तुम ये बताना कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हाँ, हमेशा जिधर वेलोसिटी रहेगा उधर ही क्या होगा, और ये वेलोसिटी जिस तरफ है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब देखो ये मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा हमेशा, सही बात है कि नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ये दोनों का क्या है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फोर्स में एंगल मतलब हमेशा कितना बनेगा, समझ में आया ये बात हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर तुम लिख सकती हो कि देयरफॉर एंगल बिटवीन magnetic force and displacement vector, magnetic force vector and displacement vector will always be 90 डिग्री। तो इसलिए हमेशा वर्क डन क्या आएगा, है ना। तो यहां पर तुम लिख सकती हो ब्रैकेट में कि वर्क डन हमेशा चचा आएगा 0, साफ साफ एकदम। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। चलो अब हम इसको एक तरीके से भी समझाए हैं, अब दूसरे तरीके से समझाते हैं कि कैसे ये वर्क डन 0 है। और उसमें हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे जिसका नाम तुम सुनी होगी 11th में, वर्क एनर्जी थ्योरम, सुनी हो। उससे इस चीज को प्रूफ करेंगे कैसे ये 0 है। ठीक है, वर्क डन 0 कैसे, उससे प्रूफ करेंगे। फिर तीसरा एक डेरिवेशन बताएंगे, उससे प्रूफ होगा कि वर्क डन 0 कैसे। ठीक है, चलो हो गया ना, ये पूरा मिटा रहे अब हम। चलो आगे देखो, आगे अभी हम लोग किसके बाद दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका से इसको 0 करेंगे वर्क डन को, है ना। वर्क डन हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। देखो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और इससे पता है तुम क्यों, तुम बोलेगे सर एक से हम समझ गए, दूसरा मत बताइए, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। नहीं, ये वाले से ना एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत ज़्यादा, चार्ज से रिलेटेड। मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स में 3 टर्म्स है, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है वेलोसिटी, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज। अच्छा तुम देखो एक चीज़ ध्यान देना, जब ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो तुम इसके बारे क्या कहोगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे, कांस्टेंट है या वेरिएबल, ये बताएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल, क्यों क्यों कांस्टेंट है, बताओ बताओ, अब बताओ क्यों कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है। अच्छा क्या कारण बताइए, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का बता दिए तो कि हाँ सही, एम्पियर सर्कुलर लॉ कि सर अगर ये वेरिएबल हो गया तो सर दिक्कत होगा। ठीक है वो, ठीक है, लेकिन क्यों कांस्टेंट क्यों है, फिर वेरिएबल होगा तो कैसे वेरिएबल हो जाएगा, और कांस्टेंट है तो कैसे है, बताओ अब बताओ साफिया, ये वेरिएबल है तो क्यों वेरिएबल होगा, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कैसे होगा। चलो मान लिए कि कांस्टेंट है, जाओ चलो हम ही बता दिए कांस्टेंट है, जाओ तो लेकिन कैसे कांस्टेंट है, हाउ, इतना नहीं आता है यार, और इतना भारी भरकम पढ़ रही हो टॉपिक, ये मालूम है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कैसे है। पहला क्लास में ये बताया गया, बकलोल आदमी, पहला वीडियो देखो जाके, जिसमें और स्टेट एक्सपेरिमेंट, और स्टेट भी बता देगा, ये वो भी बता के निकल जाएगा और दूध थपड़ा भी देगा। अरे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बन रहा है, या तो करंट कैरिंग वायर से बन रहा है, और करंट कैरिंग वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट है, और मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी कांस्टेंट होता है। टाइम के साथ चेंज करता है क्या उसका वैल्यू, नहीं होता है। तो करंट कैरिंग वायर में करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। करंट क्यों कांस्टेंट मालूम है ना, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है। तो ये तो बहुत पहले क्लास का हो गया यार ये तो, कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो अब हमको, अच्छा ये चार्ज का वैल्यू भी क्या है, चार्ज का वैल्यू भी क्या है, हमको किसके बारे में सोचना है, v कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, वेलोसिटी क्यों, अरे हाँ ये तो अभी बता, लेकिन कैसे, हाउ, एक अभी इसके ये वाला चैप्टर से बताओ थोड़ा। हाँ ठीक है, तुम सही बोल रही हो कि सर वेलोसिटी वेरिएबल हुआ तब तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब टाइम वेरिंग फील्ड्स बनने लगेगा, समय के साथ चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। तो ये कांस्टेंट है तो कंफर्म होगा, क्योंकि तुमको स्टार्टिंग से बता रहे चैप्टर
3 में, चैप्टर 4 में, सब में वेलोसिटी कांस्टेंट है। और चैप्टर 1 और 2 में वेलोसिटी क्या था? और देखो चैप्टर 1 और 2 में वेलोसिटी 0 था, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स 0 था, इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ये समझ पाइए नहीं? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। और चैप्टर 1 और 2 में मैग्नेटिक फील्ड था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें वेलोसिटी 0 था। वेलोसिटी 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0। मैग्नेटिक फोर्स 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। इसीलिए उसमें तुम चैप्टर 1 और 2 में मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ रही थी, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रही थी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है। बताए थे 5000, 1 लाख। चलो अब आगे सुनो। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो कंफर्म है ना। उसका एक और कारण बता रहे हैं, बकलोल इतना भी नहीं जानती, अभी पढ़ी थी, अभी जस्ट पढ़ी थी। v बराबर क्या पढ़ी थी? बोलो, अभी पढ़ी थी ना जस्ट। v बराबर e बाई बी पढ़ी थी कि ना? v बराबर e बाई बी पढ़ी थी कि नहीं? और इसमें e का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं? क्योंकि एक बैटरी से बन रहा है, बैटरी से फील्ड कांस्टेंट बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बन रहा है, दोनों कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला से समझा दिया तुमको कि कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में आया? तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या उसमें कोई शक है? शक है तो इससे देख लो, या तो कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है ना कि डाउट है इसमें? बताओ, क्लियर है कि डाउट है? बताओ, डाउट है क्या? वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब बताओ सानिया, नाम लेकिन बड़ा डेंजर होता है सानिया, ये बताओ कि चार्ज का जो मास है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट? ये जो चार्ज के बारे में पढ़ रही हो, क्यों इसका मास वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, वेरिएबल मास का ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा कोई चार्ज नहीं पैदा लिया है आज तक कि मास उसका वेरिएबल हो जाए, और होता भी नहीं है। मास भी कभी भी चार्ज का वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख ले हैशटैग, है ना। तुम लोग एक पढ़ी है स्टार्टिंग में चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ उसका वैल्यू नहीं बदल सकता, लेकिन मास वेरिएबल हो सकता है। लेकिन चार्ज का अगर वैल्यू नहीं बदल रहा है मतलब मास उसका कांस्टेंट, तो मास कांस्टेंट मान के चलना है हम लोग। देखो चार्ज का जो मास है ना, अगर वेरिएबल करवाना भी हो तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से फेंकना पड़ेगा, और उतना लाइट स्पीड से चल रहा है क्या ये सब चार्ज? नहीं, ये तो एक छोटा मोटा स्पीड v से चल रहा है। क्लियर है मेरी बात? अगर स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है तो यहाँ v की जगह क्या लिख देते? c के लिए लिखते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट। याद आ रहा है कि नहीं? है ना? तो अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं चार्ज का मास भी क्या है? मास ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ गए ना? मास ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। अब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बोलो। किसी को नहीं मालूम होगा, पता? बकलोल किसी को नहीं पता होगा। ये वर्क डन कौन सा होता है पहले ये बताओ? फाइनल, इनिशियल। वर्क डन कौन सा होता है ये बताओ? वर्क डन तो बहुत टाइप का, ग्रेविटेशनल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक वर्क डन होता है। मैग्नेटोस्टैटिक तो 0 होता है वर्क डन, अभी बताएं। अच्छा, और होता है स्प्रिंग का वर्क डन होता है, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो। उसके बाद फिर जब एक व्हीकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका वर्क डन, बहुत सारा वर्क डन होता है। तो यहाँ पर तुम लिखोगी। अच्छा, फिजिक्स में कितना टाइप का फोर्स होता है? फिजिक्स में कितना टाइप का फोर्सेज होता है? सिर्फ 2, एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। खत्म, 2 टाइप का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो यहां पर तुम लिखोगे वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव, हाँ, प्लस नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यही होता है। तो हम ये पूछे थे वर्क डन कौन सा, तो बोल रही सर वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। वैसे थोड़ी आगे बताना ये किसका वर्क डन। तो जितना भी फोर्सेस है दुनिया में, जितना भी, ऑल फोर्सेस लिख सकती हो, कंजर्वेटिव नॉन को भी, उसका वो किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पर हम किस वर्क का बात करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ यहां पर देखते हैं साइड में। ये तो लिखना होगा ना, चलो इसको पहले लिख लो तुम लोग, है ना? पहले ये लिख लो, फिर मिटा देंगे ये वाला, और ये लिख लो, फिर मिटाएंगे अभी हम। अभी लिखने का मौका, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो, मौका, मौका कैसी है, है ना? चलो देखो आगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ देखना है मौका, यहाँ देखो। अभी वर्क डन निकालने के लिए तुम फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका? आगे खोल के इसको थोड़ा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही फॉर्मूला होगा ना चेंज का, यही है ना चेंज का मतलब, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, वर्क डन को आगे लिखो जरा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हम लोग वर्क डन किसके द्वारा निकालने वाले हैं? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो मैग्नेटिक फोर्स
किस पे वर्क डन कर रहा है? चार्ज पे। चार्ज का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट की वेरिएबल। तो यहां भी m, यहां भी m। वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी भी क्या है? बताएं ना अभी जस्ट कि कैसे कांस्टेंट है। अब ये मत पूछना सर वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है, अभी बताए थे कैसे। ये जीरो आएगा, तो फिर देख फिर से जीरो आ गया, तो यानी इससे भी जीरो आ रहा है। फिर से देखो प्रूफ हो गया ये जीरो है वर्क डन, क्योंकि मास वेलोसिटी सेम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ये चीज आ रहा है कि वर्क डन जीरो है। क्लियर है कि नहीं बताओ। अब इसका तीसरा तरीका देखो। अच्छा यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। अभी यही चीज तुमको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ये तो ठीक ठीक है, यहां पर मास और वेलोसिटी डाल के कांस्टेंट कर दिए, लेकिन इसको कैसे लेके आए कि ये कांस्टेंट होगा, ये कैसे डराइव करके लाएं कि ये कांस्टेंट, वो चीज अभी प्रूफ करेंगे। तीसरा तरीका यानी कि अच्छा सुनो, अगर तुमको हम ये बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो तुम वर्क डन जीरो बोलोगी कि नहीं? अब कैसे उसका एक्सप्लेन कर दे, दो लाइन देखो। अगर किसी पे वर्क डन होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है कि नहीं? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, तुम उसको जाके ढकेल दी, तो उसका वेलोसिटी बदल गया, तो उसका वेलोसिटी बदला तब ना वर्क बोलोगी। यहां तो चार्ज का वेलोसिटी पहले भी और उसमें मैग्नेटिक फोर्स जब लगा तब भी क्या है, तो वर्क डन हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए वर्क डन जीरो है। समझ आया? तो अगर कोई तुमको बोले कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है, तो उसका वर्क डन तुम क्या बोलोगे डायरेक्ट? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि मोशन के द्वारा आना है, मतलब मोशन वाला एनर्जी। तो मोशन वाला एनर्जी इसका चेंज ही नहीं हो रहा है चार्ज का, कितना भी मैग्नेटिक फोर्स लग जाए चार्ज का वेलोसिटी v का v ही रह रहा है, तो इसलिए उसका जो तुम्हारा काइनेटिक है वो कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? समझाओ। ठीक, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकती हो, देखो ऐसे हम यहां लिख दे रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जिसको तुम यहां पुट की और आया। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखो, इसको कांस्टेंट प्रूफ कर देंगे हम। अगर इसको हम कांस्टेंट प्रूफ कर दे काइनेटिक एनर्जी को, तो ये एक्सेप्ट कर लोगे ना कि वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे उसको, जल्दी लिखो। चलो अब तीसरा देखना गरीबों, तीसरा जो है वो तीसरा में क्या करेंगे हम कि ये काइनेटिक एनर्जी को क्या प्रूफ कर देंगे? कांस्टेंट। तो अपने आप वर्क डन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो अभी देखो वो कैसे होगा, थोड़ा सा कठिन है ये, देख लेना आराम से। यहां पर पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये देखो, ये अगर ऐसे लिखे हम तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ तो। अच्छा ये कौन सा फोर्स ले रहे हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। अभी फिर वही प्रूफ करेंगे कि वर्क डन जीरो कैसे है, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करके। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? हैं? इसका आंसर क्या आएगा? एफ डॉट वी करेंगे अगर हम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और जो चार्ज का वेलोसिटी अगर उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री से जीरो आएगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, है यही, और यहां पर क्या है? डॉट वी बराबर क्या होगा? मतलब ये जीरो है। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे स्पीड कहां लिखे हैं? डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेलोसिटी लिखे हैं। जैसे फोर्स और वेलोसिटी का डॉट जीरो है, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी का डॉट जीरो होगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, जीरो 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 कैसे आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ये फोर्स को, ये फोर्स, अच्छा एक बात बता, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर एनी फोर्स? किसी भी फोर्स का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना एक्चुअली, एम ए होता है। भले ही ये क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज के लिए है, लेकिन फोर्स का जो एक्चुअल फॉर्मूला वो तो एम ए ही है। ठीक है, तो देखो हम वही लिखने वाले हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ हालांकि नहीं, एक ही लॉ है न्यूटन का, एफ बराबर है में। वो बेचारा को खुद नहीं पता है कि वो तीन तीन लॉ दिया है, उसी से तीनों आ रहा है। ठीक है, तो यानी एफ बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर? मा मा। अब ये एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे बताओ? ये पहचानती होगी नहीं? डीवी बाई डी टी। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी अगर हम यहाँ पर इस फोर्स को, यहां तक तो आया, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, मान लो ये 1 था और इसको हम ले लेते हैं 2, इसको यहां चिपका सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ये होता है, लेकिन फोर्स तो का मतलब तो फोर्स होता है, तो क्या इस फोर्स को हम, ये मास हो जाएगा चार्ज का और ये वेलोसिटी हो जाएगा चार्ज का, तो क्या इस एफ की जगह पे हम ये लिखने के बजाय ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, और ये चार्ज का मास हो गया और ये चार्ज का क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या? तो भाई जनरल फॉर्मूला फोर्स का, जैसे मान लो कि एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है। अब उसका फोर्स का फॉर्मूला अलग होता है यार उसके लिए, लेकिन F इक्वल टू एम ए तो उसके लिए भी होगा, F इक्वल टू एम ए हर चीज के लिए होगा, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसको भी तो एम ए बोल सकती हो,
वो भी एम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको भी एम बोल सकती हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन वहां एक्सेलरेशन को क्यों नहीं बात करते, क्योंकि चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो होता है ना उसमें, रेस्ट पे होता है। तो समझ रही हो मैं बात की नहीं समझ रही हो? आगे देखो, अभी समझ में आएगा। अभी देखो कि हम इसको यहाँ कैसे सब्स्टिट्यूट करके क्या बताना चाह रहे हैं, अभी आराम से देखना। देखो देखो आगे देखना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो इसको भी मैग्नेटिक फोर्स ही बोल दे रहे हैं, और इसको, ये मास हुआ चार्ज का और ये क्या हो गया चार्ज का, वेलोसिटी। ये दोनों कहां पुट कर रहे हैं, यहां है टाइम मतलब dt है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है वेलोसिटी। लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है एक्चुअली में, कांस्टेंट है कि नहीं बताओ? ठीक है, अभी देखना आराम से, इसको यहां चिपकाओ एक बार, देखो अभी तो यहां से क्या मिलेगा, m dv बाई नीचे में क्या होगा dt, और यहां डॉट v, ये सब किसके बराबर। अब ये जीरो तुम दो तरीके से समझ सकती हो। दो तरीके से कैसे, एक तो यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है कि नहीं बताओ, अभी जस्ट बताए थे, क्योंकि ये चैप्टर 4 में वेलोसिटी कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वाला बनेगा। ठीक है, और करंट कांस्टेंट वाला बनेगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएट टाइम के साथ जीरो होगा, क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी नहीं ना चेंज कर रहा है। हर जगह चार्ज का वेलोसिटी वी 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 वी, ये वाला वेलोसिटी याद करो, कांस्टेंट है जो कि, क्लियर है कि नहीं बताओ? तो इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो, तो फोर्स जीरो, तो ये सही है जीरो इधर लिखना। अभी क्लियर है ये बात मेरा? तो तुम चाहे ये लिखो चाहे, क्योंकि हम इसको, इससे हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, तो ये सारा यूज करना तो एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आगे सुनो, आगे देखो, आगे यहां देखो, देखो अभी इसके बाद एक स्टेप हम कर रहे हैं, एक स्टेप कर रहे हैं, स्टेप। अब बताना ये स्टेप में क्या किए हम। इसी के बाद ये हुआ है, दिस इज मैथमेटिक्स। बताओ इसके बाद ये क्या हुआ, कहाँ डिफरेंशिएट तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये कैसे हुआ, ये जीरो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव कितना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जीरो, तो जीरो ही आएगा। या फिर ऐसे समझ लो, अरे ऐसे समझ लो कि ये फोर्स और v के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री, 90 डिग्री समझ रही हो मेरे भाई, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ वी कॉस 90 लिखोगी तो जीरो आएगा, तो जीरो लिखने में तो कोई डाउट नहीं है इधर। लेकिन इसके बाद ये कैसे हुआ, ये वाला ये कैसे हो गया, m/2 कहां से आया और ये ऐसा कैसे हो गया, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। क्या डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल डिफरेंशिएशन का, कौन सा रूल बताओ, u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल है अगर, तो मान ले इसको तुम u मानी, इसको क्या मान ली v, और डॉट प्रोडक्ट है, यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। और u इंटू वी में u इंटू वी होता है, मल्टीप्लाई होता है, अरे उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, ये मल्टीप्लाई है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। तो u डॉट v है, ये u इंटू वी कैसे बोल दे रही है उसको, u इंटू वी रूल, तो u बाहर v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंशिएशन होता है ना वो, लेकिन यहां वो नहीं होगा क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट, लेकिन दिख तो वैसे ही रहा, लेकिन है नहीं जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा ये चल वो तो ठीक है, चलो ठीक है, ये u इंटू वी लगा ली। अच्छा u इंटू वी यहाँ होगा भी नहीं, पहली बात तो वो क्लियर कर रहे क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा तुम अगर u इंटू वी सोच भी रही हो तो एकदम भिखारी आदमी हो, देखो यहाँ पर dv बाई dt है, dv बाई dt है, तो तुम मान लो कि इसको u मानी, तो u को बाहर कर दी, और डेरिवेटिव किसका v का, तो डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा ना इसका डेरिवेटिव, या फिर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा ना, कहाँ डबल डेरिवेटिव है, यहाँ तो एक ही है, मतलब u इंटू वी नहीं है, तो समझ में आइए, u इंटू वी का मतलब u बाहर v का डेरिवेटिव कहाँ हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो u इंटू वी कैसे बोलेगा, पगला गई। और ये m में चलो वो ठीक है, चलो मान भी गई, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आ गया, m/2 हो गया। और इसी के बाद ये किया, ये नहीं सोचना कुछ नया किया यहाँ पर, चलो हम बता ही देते हैं, यहाँ पर 2 से गुना किए और यहाँ 2 से भाग किए। अब तो बता दो, अब तो बता दो, 2 से गुना किए 2 से भाग किए, तो 2 गुना हो गया ये। अच्छा ये m/2 देख रही हो, ये देखो m/2 यहाँ लिख दिए। अब देखो उसको सजा देते थोड़ा हम, आइए सजाते हैं इसको, आइए यहाँ पर m था और नीचे में 2, और यहाँ किससे मल्टी 2 कट जाएगा वापस वही आएगा, ठीक। तो हम एक काम कर रहे हैं कि ये 2 को यहाँ से हटा रहे हैं, देखना आराम से, नहीं समझ में आया तो बोलना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे फिर 2 कटेगा वही आएगा ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये दोगुना टाइम है ना, दोगुना नहीं है ये, तो दोगुना वाला चीज को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, फिर तो इस दोनों को ऐड करोगे तो दोगुना आ जाएगा ना वही, नहीं समझ में आया। और ये m/2 को बाहर लिख दिया, नहीं समझ में आ रही है, नहीं आया, आ गया पक्का, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, अब ये u इंटू वी लग रहा है, u बाहर, अब ये u इंटू वी नहीं लग रहा है, अब यहाँ पर ये इंटू ही है कि डॉट है, ये डॉट है कि इंटू है, इसको 2 गुना लिख दिए। अब यहाँ पर ये u बाहर v प्लस v बाहर u, तो इसको तुम क्या लिख सकती हो, देखो m/2, ठीक है, ये मास m/2 हो गया,
ये सब करने की जरूरत इसीलिए क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट प्रूफ करना चाहते हैं, मतलब ये कांस्टेंट लेके आएंगे काइनेटिक एनर्जी को, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, यहां पर ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये 2 बार रिपीट कर रहा है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0, और ये भी 0 होगा डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे बताते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानती हो, हाफ mv², वही ले आएंगे अभी हम। हाफ mv² बराबर 0 ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब हाफ mv² का चेंज लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, ऐसा लेके आएंगे अभी हम। ठीक है, तो इसको पहले लिखो यहाँ तक, फिर आगे बता रहे हैं हम। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, फिर आगे समझाते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे होगा। ठीक है, लिखो जल्दी से तुरंत, इधर वाला मिटा देंगे फिर। ये समझ में आया यहाँ से वहाँ कैसे हुआ, वही बस समझना था। इसके बाद ये स्टेप कैसे हुआ, अभी देखो आगे इसके बाद कैसे करना है। देखो ये इसको हम चेंज इसका 0 लेके आएंगे। देखना यहाँ पर ये तुम्हारा ऐसे तुम पढ़ी होगी ना, ये फॉर्मूला देखो, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या पढ़ी हो, u बाहर v का डेरिवेटिव प्लस फिर क्या लिखती हो यहाँ पर, v बाहर u का डेरिवेटिव, और ऐसे ही करती हो ना। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही लग रहा है ना, एक टर्म बाहर हुआ दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस ये वाला बाहर हुआ उस वाले का डेरिवेटिव, लग रहा है ना वैसे ही। लेकिन यहाँ पर सेम है, देखो सेम है। यहाँ u v v है और v v है, v तो v है ही, v v हुआ, v इंटू वी हो गया, v इंटू वी हुआ ना। चलो ठीक, तो यानी कि तुम इस पूरे के जगह पे m/2, हाँ बता रहे, रुक जाओ, v डॉट वी लिख सकती हो, m/2 v डॉट वी लिख सकती हो, m/2 v डॉट वी, क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ पर v इंटू वी रूल लगेगा फिर। ठीक है, क्या? अरे भाई साहब देखिए ऐसे होता है ना, क्या कैसे नहीं, यहाँ पर देखो इसको डॉट ऐसे खोलेंगे, देखो इस टाइप से, देखो v डॉट वी, इसको लिख सकते हैं ना v cos थीटा। हाँ हाँ, नहीं तो इसको 2 गुना करके ऐसे बना सकते हैं ना, उसके बाद रिवर्स करके ला सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ना मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि तुम जब 2 वेक्टर को करती हो, कौन सा, क्या चीज़ गलत बात हुआ, क्या चीज़ के बारे में बोल रही हो, किस चीज़ के बारे में पूछ रही हो? जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था ना, तो तुम इसको u और इसको v नहीं मान सकती हो, क्योंकि यहाँ पर इसको खोलोगी तो dv/dt v cos थीटा ऐसे होगा। लेकिन अभी जब इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर ली थी, ये 2 गुना टाइम रिपीट करते हुए दिख रहा है, तो इसी कैसे सिमिलर हुआ ना ये वाला। हाँ ये मल्टीप्लाई हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर डायरेक्टली तुम यूज नहीं कर सकती हो, लेकिन जब इसको 2 गुना ट्वाइस लिख लोगी तो इस फॉर्मेट में अरेंज हो गया, फिर तुम इसको ये मल्टीप्लाई मान सकती हो डॉट प्रोडक्ट को। फिर देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तुम सुनी होगी कि 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट एंड दूसरा होता है क्रॉस। और ये डॉट और क्रॉस जो होता है ना, ये हम लोग यूज करते हैं वेक्टर्स के लिए, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग, जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ ये वाला वेक्टर है और ये वाला भी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो u इंटू वी सोच सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, हालांकि u इंटू वी नहीं है, u इंटू वी नहीं, लेकिन उसके जैसा दिख रहा है ना, u इंटू वी के जैसा, तो इसलिए फिर उसको हम v डॉट वी लिख दे रहे हैं। समझ आया मेरी बात? अब यहाँ से ये बराबर 0, देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही हम यूज करेंगे, अभी उससे हट नहीं रहे उस बात से। देखो डॉट प्रोडक्ट यूज होगा यहाँ पर, ये v डॉट वी है, तो v डॉट वी का मतलब क्या होगा, v cos थीटा होगा। और v का अगर यहाँ पर ऐसा होता है ना कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते, फिर समझो अगर हम इसको डॉट नहीं मानते, ये वाला हम ये नहीं कह रहे कि ये डॉट नहीं है, दिस इज डॉट ओनली, लेकिन हम यहाँ पर इसके जैसा ये सिमिलर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम v डॉट वी लिख ले रहे हैं, क्योंकि डॉट का मतलब। लेकिन हाँ ये ऐसे मत करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर हम ऐसे लिखे हैं इसको, देखो ऐसे लिखे हैं क्या, हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको मालूम है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अभी ठीक से देखो आराम से, अभी समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ डॉट का प्रॉपर्टी हम ना यूज करें तब फिर हम गलत हैं। अगर यहाँ हम डॉट का प्रॉपर्टी ये वाला नहीं यूज करें, अगर इसको हम ऐसे लिख दे, देखो ठीक से देखो, ये ठीक से देखो, अगर ऐसे लिख दे देन इट इज रॉन्ग। लेकिन क्या इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो डॉट प्रोडक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये लो डॉट प्रोडक्ट, आई एम शोइंग हियर डॉट प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, हटा नहीं रहे हैं उसको। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का ये रूल होता है v डॉट वी वी cos थीटा, मतलब होता है ना a डॉट बी ए बी cos थीटा, तो v डॉट वी cos थीटा। और v और v के बीच का एंगल कितना होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम चीज है ना। ये v भी एक चार्ज का ही वेलोसिटी है, और ये जो दूसरा भी है वो भी उसी चार्ज का वेलोसिटी है, कि दो चार्ज है इसमें, नहीं। तो इसमें आंसर कितना आएगा बताओ? अरे v स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि cos 0 1 होगा, v इंटू वी स्क्वायर होगा, कोई डाउट बताओ? तो यानी कि तुम इसको लिख सकती हो m/2 v स्क्वायर। क्या यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए? नहीं किए, हम देखो इस मेथड से बताएं तुमको, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, अगर यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, अगर इसको फिर हम ऐसे लिख देते u इंटू वी, देखो इसमें वेक्टर नहीं लगा है,
अगर इसको बिना वेक्टोरियल लिखते तब फिर हम गलत होते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वेक्टर को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। और डॉट का मतलब इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर वैसे तुम नहीं कर सकती हो कि उसको बाहर की फिर डेरिवेटिव वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकती हो। तो यहाँ फिर ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये तुम्हारा m/2v² बराबर 0। तो यहाँ पर ये तुमको क्या मिल रहा है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। एक चीज छूट गया, गलती हुआ मेरे से। यहाँ पर ये डेरिवेटिव भी तो है ना, उस डेरिवेटिव को हम छोड़ दिए हैं यहाँ पर, सॉरी ये डेरिवेटिव छूट गया मेरे से। यहाँ पर ये m/2 है ना, और यहाँ पर देखो ये u इंटू वी जो है इसमें डेरिवेटिव होता है ना, तो डेरिवेटिव छूटा है मेरे से। डी बाई यहाँ पर क्या होगा, dt होगा ना, d/dt। ठीक, अब यहाँ पर इस तरफ करें, ये तुम लोग लिखी हो क्या ये वाला, चलो इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, वहीं से शुरू किए थे एक्चुअली हम। तो अब इसके बाद देखो तुम्हारा आएगा m/2, काइनेटिक एनर्जी देखो 0 नहीं आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 आना चाहिए, सही बोलेगी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आना। देखो यहाँ पर फिर m/2, तो यहाँ पर v.v तुम्हारा हो जाएगा कितना, v.v हो जाएगा तुम्हारा v² अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम ठीक से देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब तुम इसको ऐसे लिखोगी, देखो ठीक से, मतलब ये चेंज है ना, dv/dt चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। चेंज कैसे है ये देख लो, चेंज कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और ये 0 आ भी रहा है, ठीक से देखो, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है उसका वैल्यू, वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या, चेंज नहीं कर रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू। क्या नहीं, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0। ठीक है, तुम या फिर इसको ऐसे देख लो या ऐसे और देख लो इसको, और ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लो। देखो देखो बता रहे हैं, इसके बाद देखना है ना, इसके बाद देखो ऐसे लिख सकती हो क्या इसको, तुम देख लो, ये m/2 और यहाँ v.v कितना होगा, v² होगा, v² अपॉन नीचे में क्या है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। और ये d/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव हो रहा है, मतलब कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो तुम फिर से समझो, हम बता रहे, फिर से बता रहे, देखो ये m/2 को हम अंदर लिए, v.v को क्या लिख लिए, देखो तुम ध्यान नहीं जा रहा तुम्हारे यहाँ, v.v को v² लिखे, उसमें कोई दिक्कत है, देखो यहाँ समझा दिया v² कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम ये m/2 को अंदर लिए, और ये तो वो काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है साफ साफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, हाफ mv² दिख रहा है, हाफ mv² दिख रहा है साफ साफ। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पढ़ी हो कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहां पर ये पक्का कांस्टेंट चीज होगा, तभी 0 आ रहा है। और ये 0 हम अपने से लिखे हैं क्या, नहीं, ये 0 तभी से चले आ रहा था, जो कि इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, नहीं, बहुत अंतर है, कांस्टेंट और 0 में बहुत अंतर है। जैसे मान लो तुम बोले कि मेरा हस्बैंड का सैलरी कांस्टेंट है, मतलब कि उसका हर महीना 2 लाख सैलरी आ जाता है, तुम बोली 0 है, तो बहुत अंतर है ना दोनों में, कांस्टेंट और 0 में बहुत अंतर, भिखारी है तो बहुत अंतर है उसमें। तो ये k कांस्टेंट आ गया, तो समझ में आया, अभी कांस्टेंट आ गया तो उससे तुमको ये बात क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन 0 होगा। तो ये 3 तरीका हुआ वर्क डन 0 समझने का, एक ये तुम्हारा पूरा मेथड हुआ मैथमेटिकल, ठीक है, जहाँ पर ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ किए और तब ये लेके आए। ठीक है, तो तुम इसके बाद फिर ये लिख लेना, m/2 को अंदर लिख के और तब लिखें। प्रेम पत्र है, देखो आगे आगे देखना। ठीक है, यहाँ पर तुम बोलोगे हैशटैग द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, सो वर्क डन इज 0। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, अलग अलग बातें दोनों। चेंज का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, कोई चेंज नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, और के कांस्टेंट, या फिर के कांस्टेंट मतलब कि उसका वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। चार्ज जब मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, लेकिन उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। उसमें कितना भी फोर्स लग जाए, कौन सा फोर्स,
मैग्नेटिक फोर्स, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, इसलिए वर्क डन जीरो होगा और ये ऑलवेज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।